मेरे सभी भाइयों, बहनों और माताओं को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। जय महाराष्ट्र। अभी आप सबसे कुछ समय बाद मिल रहा हूँ। पिछली बार 1 मई को मिला था, अब कुछ 6-7 दिन बाद मिल रहा हूँ। पिछले 6-7 दिनों में जो हुआ उसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं, और जो हो रहा है वो आप सबको पता है। कल एक बहुत अच्छी बात हुई। मेरी सभी पक्षों के नेताओं के साथ एक मुलाकात हुई। मेरे साथ उप मुख्यमंत्री, अपने कांग्रेस पक्ष के सभी नेता, शिवसेना के सभी नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ साथ बाकी सब पक्षों के नेता भी शामिल थे। सभी पार्टी के नेताओं को बताया गया कि हम क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं और उनकी तरफ से उन्हें जो सूचनाएं देनी थी या उन्हें कोई कमी महसूस हो रही है क्या, ये सब सूचनाएं उनसे ली गई। मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि सभी ने काफ़ी सूझबूझ के साथ तहे दिल से काफ़ी सारी सूचनाएं दी। उन सूचनाओं में से काफ़ी चीज़ें हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल की जो ये बैठक थी उसमें एकता का एक अलग ही दर्शन हुआ। महाराष्ट्र की एकजुट में सभी पक्ष के नेता राजकारण को बाजू में रखकर महाराष्ट्र के लिए एकजुट हुए हैं। ये देखकर मेरा आत्मबल दुगना हो गया है। इसमें कोई राजकारण नहीं था। सबने हमें बताया कि सरकार में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके सभी प्रयासों में हम आपके साथ हैं। हमें जो लग रहा है हम आपको बता रहे हैं, और हमने भी उनसे कहा कि टाइम टू टाइम हमें बताते रहे, जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस है वो बताते रहे, ताकि हम जो पॉसिबल हो वो सब करेंगे। ये ऐसी एक अलग यूनिटी कल देखने मिली। आज आपसे बात करते वक्त मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ। व्यथित इसलिए हूँ, अस्वस्थ इसलिए हूँ कि आज सुबह जो जालना और संभाजी नगर के बीच में रेलवे पटरी पर हुआ, इस घटना ने मुझे मन से दुखी कर दिया है। ये जो दूसरे राज्य के मजदूर अपने अपने घर जाने निकले हैं, उन्हें हमने काफ़ी बार बताया है, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी है अस्वस्थ मत नहीं होइए, बेचैन मत होइए। आप सभी मजदूरों के लिए हमने एक व्यवस्था की है जिसकी 5 से 5.5 लाख मजदूर लाभ उठा रहे हैं। उनकी रहने खाने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए डॉक्टर्स भी अरेंज किए गए हैं। और अब तो बाकी राज्यों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ट्रेन और रेलवे शुरू करने की बात चल रही है। आप सब मजदूर जिस राज्य में जाना चाहते हैं, उस राज्य की सरकार, हमारी महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार तीनों एक साथ मिलकर आपके घर जाने के लिए व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। कोशिश चल रही है। ट्रेन्स मुंबई, पुणे से शुरू हो रही है।
लेकिन ये सब करते हुए गर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भीड़ हुई तो आपको पता है हमारे आजू बाजू अभी संकट टला नहीं है। भीड़ हुई तो फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से एक बार सबको बता रहा हूँ, जो मज़दूर है, जो बाकी कर्मचारी है या जो दूसरे राज्य के नागरिक है, कि आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक जिस तरह से आपने संयम बनाए रखा है वैसे ही बनाए रखें। महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ है। आपका साथ, आपका सहयोग हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि संकट बहुत ही बड़ा है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, महाराष्ट्र की सरकार और जिस भी राज्य में आप जाना चाह रहे हो और केंद्र सरकार आपस में बात कर रही है। रेलवे की व्यवस्था हो रही है, बस की व्यवस्था हो रही है। जैसे जैसे साधन उपलब्ध होगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। पर ये सब करते हुए कृपया अफवाहों पे विश्वास ना करें। कोई तो कहता है कि यहाँ से ट्रेन शुरू होगी, वहाँ से ट्रेन शुरू होगी, और फिर सब वहाँ भीड़ करना शुरू कर देते हैं। अब आज सुबह जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। सच बताया जाए तो संभाजी नगर से ट्रेन शुरू हो रही है, शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो लोग थे वो रास्ते से नहीं जाते हुए रेलवे पटरी से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें भुसावल जाना था। लेकिन पता नहीं किसने उन्हें भुसावल जाने बोला। भुसावल जाते जाते वो चल कर थक चुके थे। वही रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। सुबह सुबह की बात थी, वे थके हुए थे और बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई और ये दुर्भाग्य घटना हुई। सच में ये बहुत दुखद घटना है और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कृपया जहाँ है वही रहे। राज्य की यंत्रणा आपके संपर्क में है। जैसे जैसे हो पाए हम आप सबको आपके घर पहुँचाने की प्रयास करेंगे। आपको आपके घर जब तक नहीं पहुँचा देते तब तक हम रुकेंगे नहीं। लेकिन आपको शांति रखनी पड़ेगी। आप बेचैन मत होइए। बहुत ही अनुशासन और धीरज के साथ हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के अपने खुद के कुछ नियम हैं। राज्य के बॉर्डर पे चेकिंग की बात हो गई, टेस्टिंग की बात हो गई। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके घर जाने के आयोजन की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं। अब एक दूसरी बात, पिछले कुछ 2-3 दिन से मुंबई में एक अफवाह है। अफवाह क्या है? तो मुंबई मिलिट्री सोल्जर्स के हाथ कर देंगे। मुंबई में सोल्जर्स आएंगे, फिर लॉकडाउन बढ़ेगा और सब दुकान बंद हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, सोल्जर्स किस लिए चाहिए? और आज तक जो भी मैंने किया है आप सबको बताकर किया है, आपको आपके विश्वास से किया है और वैसे ही मैं करते रहूँगा। आपको अगर याद होगा तो हमने जब लॉकडाउन शुरू किया था तो हमने स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन लाया था। पहले कुछ चीज़ें बंद की गई, फिर कुछ चीज़ें बंद की गई, फिर और कुछ चीज़ें बंद की गई। ऐसे एक एक चीज़ हम करते गए।
इसलिए सोल्जर्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जब आपसे पहली बार मिला था तभी मैंने कहा था कि ये जो लड़ाई है इसमें आप जवान हो, आप सोल्जर हो। वो जो जवान है वो सरहद पर काम कर रहे हैं, पर ये जो युद्ध है ये हमें लड़ना है और आप वैसे लड़ रहे हैं, संयम और जिद के साथ लड़ रहे हैं। सो मिलिट्री की यहाँ आवश्यकता नहीं है, मिलिट्री मुंबई में नहीं आएगी। ये सभी बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि ये संकट बड़ा हुआ, कितना भी बड़ा हुआ तो भी ये सरकार मजबूत है। ये मजबूती मतलब क्या? तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मैं खुद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में गया था, जहाँ पर हमने बहुत एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया है। वैसे ही रेस कोर्स में बना रहे हैं, वर्ली डोम में बना रहे हैं, गोरेगांव के एग्जीबिशन ग्राउंड में भी बना रहे हैं, और शायद हम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो फैसिलिटी है उसे और बड़ी कर देंगे। क्यों ये सब कर रहे हैं हम? क्योंकि ये संकट रोकते हुए अगर हमें कुछ लोगों की व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब किसी को प्राइमरी केयर देने की ज़रूरत पड़ी, या हमारे पास कुछ 80% केसेस है जो एसिम्टोमेटिक है, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कहाँ की जाएगी? यही की जाएगी। इसलिए हम ये सब तैयारियां कर रहे हैं। पर ये सब करते हुए हमें बारिश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको तो पता है मुंबई की बारिश कैसी होती है। फिर क्या करेंगे? इसलिए मैंने केंद्र सरकार से विनती की और वो विनती उन्होंने मान्य भी की कि जहाँ जहाँ हमारे राज्य में केंद्र सरकार की इंस्टीट्यूशंस है, फिर वो जैसे रेलवे है, बीपीटी है, इवन मिलिट्री हॉस्पिटल्स है, और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, ऐसी मैंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की। ये सुविधा करके रखने में कोई गैर नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल्स और उनके डॉक्टर्स को पहले से बताया हुआ अच्छा है, जिसकी वजह से कि बाद में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और उसी तरह मेरे मन में एक और विचार है, क्योंकि अभी जो हमारे सभी हॉस्पिटल्स है वो बहुत ही तनाव के नीचे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो सफाई कर्मचारी है, या जो महसूल यंत्रणा है, मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और पुलिस तो है ही, वो तो पहरा दे देकर थक जाते हैं। कुछ पुलिस तो बीमार पड़ रहे हैं और कुछ का दुर्भाग्य से मृत्यु भी हो गया है। आपके लिए लड़ते लड़ते बीमार पड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ते लड़ते मर रहे हैं। उन्हें विश्राम के लिए भी समय नहीं मिलता है, वो भी थक जाते हैं। आखिर इंसान है वो भी, डॉक्टर्स भी इंसान है, पुलिस भी इंसान है। सो वो बीमार हो जाएंगे तभी उन्हें विश्रांति दी जाएगी या उन्हें अलग किया जाएगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये रूढ़ बात है। उन्हें भी बीच में विश्रांति के लिए समय देना चाहिए। इसलिए मेरे मन में एक विचार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका कोई गलत मतलब मत लीजिए। मेरे मन में ऐसा विचार है कि केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत पड़ी, अगर हमें
ज़्यादा लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी, पुलिस दल के सहयोग की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ पुलिस के अलग-अलग भागों को थोड़ी-थोड़ी विश्रांति देकर उन्हें फिर से फील्ड में लाया जा सकता है। कुछ भाग को कुछ दिन के लिए विश्रांति दे और फिर उन्हें विश्रांति के बाद फिर से ड्यूटी पर ले आए। समझो कुछ पुलिस बीमार पड़ गए हैं, तो उन्हें ठीक होने के लिए तो टाइम देना चाहिए और ठीक होने के बाद उनकी जो थकान है वो दूर करने के लिए भी टाइम देना चाहिए। सो इस दरमियान अगर हमें और लोगों के और पुलिस के मदद की ज़रूरत पड़ी, तो हम केंद्र सरकार की तरफ रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे ये एक्स्ट्रा मैन पावर की रिक्वेस्ट करेंगे। फिर वो मांगने के बाद सब लोग क्या बोलेंगे, देखो ये लोगों ने सोल्जर्स लेके आ गए, मिलिट्री लेकर आ गए। नहीं, हम लश्कर नहीं ला रहे हैं, हम हमारे पुलिस को कुछ दिनों की विश्रांति देने के लिए इन लोगों को ला रहे हैं। तो वैसे हम मांग कर सकते हैं। इसलिए सभी तरह से हम तैयारियां कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कर रहे हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं। पर ये करते हुए आपके मन में कोई भी डर या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हम दूसरे राज्य के मज़दूरों को उनके घर भेज रहे हैं, वैसे ही दूसरे राज्य से हमारे राज्य के मज़दूर भी वापस आ रहे हैं। ट्रेन से आना जाना होगा उनका या बसेस से आना जाना होगा। जैसे कोटा के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें हम बसेस भेजकर लेकर आ गए, वैसे ही दूसरे राज्य में जो बाकी सब राज्य में जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें हम लेकर आने वाले हैं। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के अंदर कुछ विद्यार्थी अपने घर से दूर रह गए हैं। हम दूसरे राज्य से लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर लोगों को घर पहुंचाने का क्या? उनकी भी व्यवस्था हम करने वाले हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखकर करना होगा। मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था कि हमने हमारे राज्य में, हमारे महाराष्ट्र में 3 जोन किए हुए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। सो ग्रीन जोन में हमने थोड़ी ज़्यादा छूट दी हुई है, उसके हिसाब से ऑरेंज जोन में थोड़ी कम ढील दी हुई है, लेकिन जो रेड जोन और स्पेशली जो कंटेनमेंट जोन है, उनमें काफ़ी स्ट्रिक्टली हम चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्टली चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगे, क्योंकि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर हमें अभी भी केसेस मिल रहे हैं। स्पेशली मुंबई है, मालेगांव है, पुणे है, संभाजी नगर है, नागपुर में कुछ एरियाज़ है। ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर आना जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ आना जाना शुरू कर दिया तो फिर इतने दिन ये लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये लॉकडाउन एक स्पीड ब्रेकर जैसा है। ये लॉकडाउन लाकर हमने इस महामारी की स्पीड ज़रूर कम कर दी है, लेकिन अभी भी इसकी चेन तोड़ने में हमें यश नहीं मिला है। ये विषाणु की जो चेन है, जैसे वो एक इंसान से दूसरे इंसान को थोड़े भी कांटेक्ट में इन्फेक्ट कर देता है, उसकी चेन तोड़ने में
हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं, अब हमें वो करना है। वो चेन तोड़े बिना अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा कितने दिन चलते रहेगा। लॉकडाउन का क्या होगा? 17 तारीख तक लॉकडाउन है, फिर आगे क्या होगा? कितने दिन बढ़ाते रहेंगे? इसलिए अभी हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि एक बार ही हम ये एक बार ही हम ऐसे कड़क इन सभी बंधनों का पालन करते हैं, और एक बार ही ये पूरे विषाणु की जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसे बंद कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। इसे पूरी तरह बंद करने के लिए अब हमें तैयारी करनी है, और ये करते हुए अब जो दूसरे देशों में जो हमारे लोग अटके हुए हैं उनके भी आने की शुरुआत हो जाएगी। कुछ देशों में हमारे विद्यार्थी अटके हुए हैं, अभी उनकी भी वो भी प्लेन से आएंगे, फिर उन्हें अलग से क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जितनी हम छूट देते जाएंगे, जितनी हम ढील देते जाएंगे, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ते जाएगी। वो जिम्मेदारी हमें पूरे ताकत के साथ निभानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि आज तक जो आपने मुझे सहयोग दिया है वो और कुछ दिनों के लिए आप देते रहिए, क्योंकि सरकार को इसकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो कोई मुझे पूछता है कि मुंबई में टेस्ट्स कम करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी राज्य के साथ तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अकेले महाराष्ट्र ने 1.5 पौने 2 लाख के आसपास टेस्ट्स किए हैं। अकेले मुंबई में 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट्स हुए हैं। टेस्टिंग कहीं भी कम नहीं होगी, बिल्कुल कम नहीं होगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ टेस्टिंग शुरू रहेगी। मुंबई हुआ, मुंबई में महानगर पालिका हुआ, जो सब डॉक्टर्स है, जो सब मिले हुए हॉस्पिटल्स है, लेकिन इसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए। सबको संगति में काम करना होगा। कोई भी जाकर टेस्ट लेकर आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो जो कोविड के वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, वो जो हमारे पास आ रहे हैं वो एकदम लास्ट स्टेजेस में हमारे पास आ रहे हैं। यानी कि जब इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा तब वो हमारे पास आ रहे हैं। फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे थे कि कोई इंसान का टेस्ट रिज़ल्ट आने के पहले ही उनका मृत्यु हो गया। उनकी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये समझ में आने के पहले ही उनका मृत्यु हो गया। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी सर्दी, खांसी या टेम्परेचर होगा तो प्लीज़ बिना डरे आप टेस्ट्स के लिए आइए। हमने फीवर क्लिनिक की व्यवस्था करके रखी है। खुद से आगे आइए। हम तो घर घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से आगे आएंगे तो जो आगे का इलाज है वो आसान हो जाएगा। एक ध्यान रखिए कि आज तक लगभग 18,000 पॉजिटिव केसेस हमारे महाराष्ट्र में हैं। 18,000 काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 3,500 मरीज़ पूरी तरह से ठीक होकर घर भी गए हैं। दुर्भाग्य से कुछ मृत्यु ज़रूर हुए हैं, लेकिन 3,500 क्योर्ड केसेस ये भी
काफ़ी कुछ कह जाती है। और इस 3,500 में सिम्टोमेटिक मतलब जिनको मतलब लक्षण दिखाई दे रहे थे या जिनके नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको हमने क्वारंटाइन में रखकर जब तक उनके टेस्ट नेगेटिव नहीं आते, उसके बाद उन्हें ठीक करके घर भेजा गया है। ये संख्याएं रोज़ बढ़ रही है, जैसे रोज़ नए केसेस सामने आ रहे हैं, वैसे ही ठीक होकर भी लोग घर जा रहे हैं। आज और एक बात मुझे पता चली, एक अलग बात, जैसे कि ये इस दुनिया में एक चमत्कार है कि जब से हमारे यहाँ ये लॉकडाउन हुआ है, उनमें कुछ महिलाएं थी जो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी, वो कोविड पॉजिटिव थी। कुछ अभी भी कोविड पॉजिटिव है, लेकिन उनके जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, उनको कोविड की कोई बाधा नहीं हुई है। ये एक चमत्कार है। मतलब माँ को कोविड पॉजिटिव है, लेकिन उसके बच्चे को कोविड नहीं है, बच्चा एकदम ठीक है, ऐसा भी चमत्कार है। और उसके बाद वो बच्चा अपने माँ के साथ ही है। ऐसी कुछ चीज़ें भी हो रही है। सो कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी बातें हैं। इसमें हमें ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपने सुना होगा कुछ चीज़ें होती है, जैसे हॉस्पिटल में भ्रामक चीज़ें या मिसलीडिंग बिहेव करते हैं कुछ लोग। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं इंसानियत समझ सकता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में लापरवाह व्यवहार बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि पुलिस और डॉक्टर इनके रूप में भगवान हमारे साथ है। उनके ऊपर कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। उसी तरह मैं डॉक्टर्स को भी और पुलिस को भी बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुछ मदद चाहिए होगी तो सरकार आपके साथ में है, लेकिन लापरवाही अगर हुई तो कार्रवाई ज़रूर होगी। मतलब कि सब अच्छा चलते हुए कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं आने दे। नहीं तो हम इतनी व्यवस्था, इतने प्रयत्न किसके लिए कर रहे हैं? इतना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड की व्यवस्था की जा रही है और अभी उसे और दुगना करने की बात हो रही है। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? हमें कोई फर्नीचर की दुकान नहीं डालनी है हमें कि देखो हमारे पास इतने बेड्स है, आइए और सो जाइए। नहीं, इस चीज़ को गंभीरता से देखना चाहिए। उन बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरी ईश्वर चरणी प्रार्थना है। और ये सब बेड्स की व्यवस्था करते हुए हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, नर्सेस की भी, और बाकी सब हेल्पर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। कोविड योद्धा के लिए मदद मांगने के लिए मैंने आप सबसे विनती की थी और आपका भारी मात्रा में सहयोग मिला है। और आज मैं आयुष के डॉक्टर से भी विनती कर रहा हूँ कि उनकी भी हमें ज़रूरत है, होम्योपैथी के डॉक्टर्स की भी हमें ज़रूरत है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर्स होंगे, आप भी सामने आइए, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। ठीक है ना? मतलब अगर कोई कहीं बहुत गंभीर पेशेंट्स होंगे तो उनके लिए एलोपैथी डॉक्टर्स हेल्प करेंगे, लेकिन प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में आयुर्वेद के डॉक्टर्स, होम्योपैथी के डॉक्टर्स की भी मदद हो सकती है।
इन डॉक्टर्स की हमें फ्यूअर क्लिनिक में भी मदद हो सकती है, उतना ही रेगुलर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स पर का प्रेशर कम होगा। इसलिए इस तरह हमें सबकी ज़रूरत है। डॉक्टर लहाने झाले हुए, डॉक्टर ओक हुए, ये भी अब हमारे साथ में हैं। वो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट वो भी हमारे साथ है। अभी टास्क फोर्स भी हमारे साथ है। सो अब इस लॉकडाउन का आगे क्या होगा, ये और कितना आगे बढ़ेगा, ये अब आपके हाथ में है। जितने अनुशासन और ईमानदारी के साथ आप इस लॉकडाउन का पालन करेंगे, उतना जल्दी हम इस संकट से बाहर आ पाएंगे। किसी को भी खुशी नहीं मिल रही है ये लॉकडाउन बढ़ाने से। लॉकडाउन बढ़ाना जैसे एक पिंजरे में रहने जैसा है। इस वक्त पिंजरे में बैठने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ इलाकों में ये अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मुंबई हो या बाकी शहर हो, इस अनुशासन का अगर ठीक से पालन नहीं करेंगे तो उतना ही ये लॉकडाउन और आगे बढ़ते जाएगा। जितना आप ये अनुशासन, ये बंधन तोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना अधिकारी लोग आप पर ये बंधन लाने की कोशिश करेंगे, आपको इसमें फांसने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस अनुशासन का पालन करना, लोगों से नहीं मिलना और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका वैसे देखे तो अर्थ थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैंने कल के बैठक में इसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग, या आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ये अंतर बनाए रखना लोगों में, या खुद मास्क लगा के घूमना, या हमेशा हाथ धोते रहना, इन सब चीज़ों का पालन हमें करना है। इस संकट का अभी तक किसी को पूरा अंदाज नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना सीख लो। जीना सीख लो मतलब कैसे जिए? ऐसे घर में रहकर? ऐसे तो नहीं चलेगा हमें। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमें यहाँ महाराष्ट्र में मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। सिर्फ बात करते वक्त हम शाहू, फुले, अंबेडकर, गाडगे महाराज, इनका नाम लेकर उपयोग नहीं है। उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे हमें लड़ना सिखाया है, और वैसे उनकी परंपरा वाला महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र है। यहाँ मुझे लश्कर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का मेरा हर एक नागरिक एक जवान है, एक सैनिक है, जो इस लड़ाई में खुद लड़कर इस विषाणु पर मात किए बिना रुकेगा नहीं, उसे रोके बिना रुकेगा नहीं। ये आपके साथ साथ मेरा भी आत्मविश्वास है। इसी के साथ सबको फिर से एक बार सहयोग की विनती करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये ट्रांसलेशन मैंने मेरे उन दोस्तों के लिए किया है जिन्हें मराठी समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मुझे बताइए, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं अगली बार और अच्छे से आप तक ये ट्रांसलेशन पहुंचा पाऊँ। मेरा नाम नेहा नाइकवड़े है। शुक्रिया।